वो तीनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो उनके सामने विधान की माँ मिसेस सोनिया कपूर, विधान के पिता विराज कपूर खड़े होते हैं और उनके साथ वर्षा भी होती है। जहाँ इस वक्त विधान की माँ के चेहरे में दुख और गुस्सा था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर विराज कपूर के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जबकि वर्षा के चेहरे पर नफरत और एक डेविल स्माइल थी। विधान और विधि उन्हें देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि विधान के पेरेंट्स यहाँ अचानक इंडिया वापस आ जाएंगे। पर वर्षा को उनके साथ देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये सब वर्षा की वजह से ही हुआ है। वर्षा ने विधान के पेरेंट्स को फोन करके सब कुछ बताया है और इंडिया बुलाया है। विधि के चेहरे पर डर की एक लकीर छा जाती है। विधान की माँ कहती हैं, तुम मेरे बेटे हो, मुझे आज इस बात का शक हो रहा है। अगर तुम मेरे बेटे होते तो कभी भी हमें बताए बिना हमारी मर्जी के इस लड़की से शादी नहीं करते। हमने तुम्हें हर चीज दी, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया, तुम्हें सब कुछ बेस्ट से भी बेस्ट दिया। क्या सिर्फ इस दिन के लिए कि तुम एक दिन हमें बिल्कुल पराया कर दो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? जब ये लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तब हमने तुम्हें देखा है हर एक पल दुखी होते हुए। तुम्हारे पेरेंट्स होने के नाते मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए दुखी होते थे, तुम्हें खुश देखना चाहते थे, पर तुमने हमारी कदर नहीं की, हमारे प्यार की कदर नहीं की, हमारे इमोशंस की कदर नहीं की। तुमने चुपचाप इस लड़की से शादी कर ली, हमें बताना भी तुम्हें सही नहीं लगा। कितने अरमान थे मेरे और तुम्हारे डैड के तुम्हारी शादी को लेकर, लेकिन तुमने सब पर पानी फेर दिया। विधान अपनी मॉम को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है मॉम, आप और डैड मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, पर हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मैं आपको कुछ भी बता नहीं पाया और मुझे विधि से शादी करनी पड़ी। विधि विधान की माँ के पास जाकर उनके पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है, विधान की माँ अपने पैर पीछे हटा लेती हैं और वेद की तरफ चली जाती हैं। विधि वहीं पत्थर सी जम जाती है। विधान को भी अपनी माँ का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता, पर उसे लगता है कि वो अभी नाराज हैं और जल्द ही उन्हें माफ कर अपना लेंगी। वेद को अपनी गोद में लेकर विधान की माँ उसे प्यार करने लगती हैं और वेद से कहती हैं कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपकी दादी हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करूँगी और आपको ढेर सारे गिफ्ट और चॉकलेट दूंगी कि आप मेरे साथ खेलेंगे। वेद खुशी खुशी उनके साथ बातें करने लगता है और उनसे कहता है, दादी अगर आप मुझे भी मम्मा और पापा की तरह प्यार करेंगी तो मैं आपके साथ भी खेलूंगा। वेद की तोतली जुबान में प्यारी प्यारी बातें सुनकर मिसेस सोनिया कपूर बहुत इमोशनल हो जाती हैं और मिस्टर विराज कपूर से कहती हैं, देखो विराज, वेद बिल्कुल विधान जैसा है। विधान भी जब छोटा था तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही मीठी मीठी बातें करता था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर से विधान का बचपन देख रही हूँ। मिस्टर विराज कपूर को भी वेद को देखकर विधान का बचपन याद आ जाता है। वेद की मासूम और भोली बातें सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। विधान की माँ एक मेड को बुलाकर वेद को उसके साथ उसके रूम में भेज देती हैं। वेद के जाने के बाद विधान की माँ विधि से कहती हैं, देखो विधि, मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। तुम विधान और वेद की जिंदगी से इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारी परछाई भी इन तक ना पहुँच पाए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वेद से दूर जाना आसान नहीं होगा, पर वेद और इस घर की भलाई के लिए यही ठीक है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मिसेस सोनिया कपूर की बातें सुनकर विधि और विधान को एक झटका सा लगता है। विधान को यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी सगी माँ विधि को उससे दूर कर देना चाहती हैं। विधान गुस्से में कहता है, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? एक माँ होकर आप दूसरी माँ को कह रही हैं कि वो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर चली जाए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि विधि के बिना मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, और अब जब हम दोनों की शादी हो चुकी है, जब आप जानती हैं कि वो मेरे बेटे की माँ हैं, तो आप उसे जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? मिस्टर विराज कपूर विधान को चुप करवाते हुए कहते हैं, विधान तुम आराम से बात करो, जिससे तुम इस तरह ऊंची आवाज में बात कर रहे हो वो तुम्हारी मॉम हैं, उनसे इज्जत से बात करो। पर आप भी तो देखिए कि मॉम विधि से क्या करने के लिए कह रही हैं। विधान अपने डैड मिस्टर विराज कपूर से कहता है। विधान की माँ कहती हैं, मुझे
अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। माना कि ये मुश्किल है, पर विधि को ऐसा करना ही होगा। हम इस लड़की को इतने पैसे देंगे कि ये अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। विधि विधान की मॉम की बात सुनकर टूट जाती है। उसका दिल करता है कि वो वेद को लेकर कहीं दूर चली जाए, ताकि कोई भी उसे उसके बेटे से अलग ना कर पाए। कितनी मुश्किल से तो उसका प्यार वापस मिला था, और ये सब हो रहा था। विधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने आंसू पोंछते हुए मिसेस सोनिया कपूर से कहती है, माना कि आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन आप अपनी दौलत से एक माँ को नहीं खरीद सकती, उसकी ममता को नहीं खरीद सकती। मैं अपने बेटे से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहें तो अपने बेटे को मुझसे दूर कर सकती हैं, पर मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मिसेस सोनिया कपूर विधि से कहती है, हमारे खानदान का इस शहर में एक नाम और रुतबा है। हमारे खानदान की एक इज्जत है। इस दिल्ली शहर में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग हमारे खानदान को जानते हैं। हम अपने खानदान की इज्जत तुम जैसी लड़की के हाथों में नहीं सौंप सकते, जो पहले ही अपनी इज्जत खो चुकी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 साल पहले तुम्हारा रेप हुआ था। मिसेस सोनिया कपूर की बात सुनकर विधान को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस होती है और वो चिल्लाकर कहता है, मॉम बंद कीजिए ऐसी घिनौनी बातें करना। विधि ये बात सुनकर बिल्कुल बेजान हो जाती है और वहीं अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। विधान की माँ कहती हैं, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अगर मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद विधि से पूछ लो कि सच क्या है और झूठ क्या। मैं नहीं जानना चाहता कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं सिर्फ एक सच जानता हूँ कि विधि मेरी पत्नी है और मेरे बेटे वेद की माँ है। और उससे भी बड़ा सच ये है, मैं विधि से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। विधान अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है। विधान की माँ विधान को समझाते हुए कहती हैं, पर ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है विधान। जो लड़की अपनी इज्जत नहीं संभाल पाई, वो हमारे खानदान की इज्जत को कैसे संभालेगी। विधान को विधि के खिलाफ ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वो गुस्से में अपनी माँ से सवाल करता है, आपको कैसे पता कि 5 साल पहले विधि के साथ क्या हुआ था। मैंने बताया था आंटी को विधि का सच। वर्षा आगे आते हुए विधान से कहती है। वर्षा को जवाब देते देख विधान वर्षा से पूछता है, और तुम्हें कैसे पता कि विधि के साथ क्या हुआ था, जो तुम इतने यकीन से मेरे घर में आकर मेरी ही पत्नी के लिए ऐसी बातें बोल रही हो। वर्षा बताती है, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल गई थी। उनके साथ वाले रूम में ही विधि एडमिट थी और मैं गलती से विधि के रूम में चली गई थी। मैं वहां विधि को देखकर काफी हैरान हो गई थी। उस वक्त विधि बेहोश थी और उसे काफी चोटें भी आई थीं। नर्स से पूछने पर उसने मुझे बताया कि विधि के साथ रेप हुआ है और वो किसी को सड़क पर बेहोश मिली थी। वर्षा की बातें सुनकर विधान को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वर्षा का गला पकड़कर उसे दबाते हुए कहता है, जब तुम्हें पता था कि विधि के साथ क्या हुआ था, वो कितनी ज्यादा तकलीफ में थी, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। क्यों मुझसे सच छुपा कर रखा। मैं विधि के लिए तड़पता रहा, उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। विधान की पकड़ वर्षा के गले पर बढ़ रही थी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वर्षा कांपती हुई आवाज में कहती है, विधान मुझे दर्द हो रहा है, मेरा गला छोड़ो। पर विधान को वर्षा की तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसका गला नहीं छोड़ रहा था। विधान के पेरेंट्स वर्षा के गले से विधान की पकड़ छुटाने की कोशिश करते हैं, पर विधान उनकी भी नहीं सुनता। विधान को इतने गुस्से में देखकर विधि डर जाती है और विधान को रोकते हुए कहती है, विधान वर्षा को छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगी। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर ये मुझे पहले ही सब बता देती तो मुझे तुमसे दूर नहीं रहना पड़ता। मैं अपने बेटे को अपने सामने इस दुनिया में आते और बड़ा होते हुए देखता। विधान वर्षा का गला दबाते हुए कहता है। विधि विधान को रोकते हुए कहती है, प्लीज विधान, तुम वर्षा को छोड़ दो, तुम्हें मेरी कसम। विधि के कसम देने पर विधान वर्षा को छोड़ देता है और उससे कहता है, आज के बाद कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी दोस्त थी। विधान की पकड़ से छूटने पर वर्षा लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। इस वक्त वर्षा को विधान से बहुत डर लग रहा था। विधान की माँ विधि को नफरत से देखते हुए कहती हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हमसे हमारा बेटा
और इस घर की खुशियां छीन ली। अगर तुम में जरा सी भी शर्म है तो अभी यहाँ से चली जाओ। विधि को ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो वहां से रोती हुई अपने रूम में भाग जाती है। विधान से विधि की तकलीफ सहन नहीं होती और उसकी भी आंखों में नमी आ जाती है। विधान अपनी माँ से कहता है, मॉम आपने ये अच्छा नहीं किया। मेरी विधि पहले से ही इतने दर्द से गुजर चुकी है और आपने उसे और तकलीफ दे दी। विधान ये कहकर धीमे कदमों से अपने रूम की तरफ चला जाता है। विधान को इस तरह जाता देख विधान की माँ अपने पति से पूछती हैं, अगर मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ विराज। विधान के पिता अपनी पत्नी को शांत करवाते हुए कहते हैं, सोनिया मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, विधान तुम्हारी बात समझेगा। विधान का रूम। विधान जब अपने रूम में पहुंचता है तो उसे वहां कहीं भी विधि नजर नहीं आती। वो बाथरूम और बालकनी में भी चेक करता है पर विधि वहां भी नहीं होती। विधान वेद के रूम में भी जाता है पर वहां वेद आराम से सो रहा होता है और विधि वहां भी नहीं होती। विधान परेशान होकर विधि को सारे घर में ढूंढने लगता है पर उसे विधि का कुछ पता ही नहीं चलता। विधान को यूं परेशानी में देख विधान के पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? डैड वो विधि कहीं नहीं मिल रही। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं है। विधान उन्हें बताता है, कहीं विधि घर छोड़कर तो नहीं चली गई। विधान के पिता अपना शक जताते हुए कहते हैं। विधान परेशान होते हुए कहता है, मेरी विधि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ उसे, वो मुझे और वेद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जरूर वो किसी मुसीबत में है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी विधि को ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसे ढूंढने के लिए मुझे ये धरती और आकाश एक क्यों ना करना पड़े। और फिर विधि को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। मिस्टर विराज कपूर अपनी पत्नी से कहते हैं, हमें विधि को ढूंढना होगा चाहे जो भी हो, पर वो लड़की हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि वो हमारे बेटे से जुड़ी हुई है। ये कहकर वो किसी को फोन मिलाते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। विधान अपनी गाड़ी काफी तेजी से सड़कों पर दौड़ा रहा था। इस वक्त वो काफी गुस्से में था और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो एक बार फिर अपने प्यार को खो ना दे। ड्राइव करते समय ही विधान अपने मोबाइल फोन से किसी को कॉल करता है। पहले ही रिंग पर दूसरी तरफ से फोन कॉल को उठा लिया जाता है। विधान कहता है, विधि घर में नहीं है, जल्द से जल्द मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। अगर मेरी विधि को कुछ भी हुआ तो आज ये दुनिया एक अलग ही विधान कपूर देखेगी जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। एक सुनसान घर में बाहर दुनिया से बेखबर एक बड़े से अंधेरे कमरे में बिस्तर पर विधि बेहोश पड़ी हुई थी। धीरे धीरे विधि को होश आने लगता है। इस वक्त तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है पर उसे ऐसा करने में तकलीफ होती है। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता। अचानक से उस रूम की लाइट ऑन हो जाती है। एकदम से रोशनी हो जाने की वजह से विधि की आंखें चौंधिया जाती हैं और उसे देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है तो उसकी नज़र अपने सामने सोफे पर बैठे एक शख्स पर जाती है। अपने सामने बैठे शख्स को देखकर विधि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो शख्स किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और एकटक विधि को ही देखे जा रहा था। उसका ऑरा बहुत पावरफुल और डार्क था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो शख्स विधि से कहता है, लगता है मुझे यहाँ देखकर तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई। विधि उस शख्स की तरफ देखकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर विराज कपूर, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको जानती हूँ और ऐसी गिरी हुई हरकत करना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। विधि की बात सुनकर मिस्टर विराज कपूर एक शैतानी हंसी हंसने लगते हैं और फिर अचानक से अपनी जलती हुई आंखों से विधि को देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना और विधान से दूर रहना, पर तुम शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। विधि नफरत से कहती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ और अपना अतीत याद करने लगती है। फ्लैशबैक। विधि को याद आता है जब 5 साल पहले विधि विधान के साथ एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे से बात करने में इतने खोए होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक जोड़ी आंखें काफ़ी देर से उन्हें घूर रही थीं। ये कोई और नहीं मिस्टर विराज कपूर ही थे जो अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आए थे। अपने बिजनेस एसोसिएट से बातें करते हुए अचानक ही उनका ध्यान विधान और विधि पर गया।
जो उनसे काफ़ी दूर पर बैठे थे और एक दूसरे के काफ़ी करीब नजर आ रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। बीच में विधान विधि के हाथों को किस भी कर रहा था। अपने सामने का ये नज़ारा देखकर मिस्टर विराज कपूर गुस्से से भर गए और अपने मन में कहने लगे, इस लड़की की इतनी हिम्मत! मेरी वार्निंग के बाद भी ये विधान की जिंदगी से नहीं गई। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना कहीं बात मेरे हाथों से निकल ना जाए। मिस्टर विराज कपूर अपने दिमाग में अपना प्लान बना चुके थे कि उन्हें इस मैटर को कैसे सुलझाना है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो वहां से चले गए। अगले दिन विधि को विधान का मैसेज मिला कि उसे ऑफिस के काम से लंदन जाना पड़ रहा है। उसी शाम कॉलेज से आते वक्त विधि का किसी ने किडनैप कर लिया था। जब विधि को होश आया तो वो एक बड़े से कमरे में बंद थी। अब भी विधि के सिर में हल्का हल्का सा भारीपन था। विधि डरी सहमी सी अपने आसपास देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी कहाँ है। वो धीरे से बिस्तर से उठकर रूम की खिड़की से झांक कर बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी बहुत बड़े घर में थी, जो कि शायद किसी का फार्म हाउस था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां से एक शानदार पर्सनालिटी वाला शख्स उस रूम में दाखिल होता है। अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर विधि हैरानी से कहती है, आप? मिस्टर विराज कपूर गुस्से में कहते हैं, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो जो मेरी कही बात के खिलाफ जाने की हिम्मत करोगी। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि विधान से दूर रहो, पर तुम नहीं मानी। तुमने मेरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती की, मेरे मुंह पर चेक फाड़कर फेंका। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो विराज कपूर के आगे ऊंची आवाज में बात कर सके, और तुमने मेरे गुरूर को ललकारा है। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। मिस्टर विराज कपूर की कही गई बातों और गुस्से से भरे चेहरे को देखकर विधि अंदर तक कांप जाती है और लड़खड़ाते हुए कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मुझे अभी घर जाना है, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन दरवाजे पर खड़े गुंडे अचानक से विधि का रास्ता रोक लेते हैं। तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती। अब तुमने कोई गलती तो की नहीं है जिसकी तुम्हें आसानी से माफ़ी मिल जाए। तुमने तो गुनाह किया है जिसकी सिर्फ सजा मिलती है। मिस्टर विराज कपूर अपनी जगह पर ही खड़े विधि से कहते हैं। विधि वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, पर फिर भी खुद को शांत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और विराज कपूर से कहती है, आपको डर नहीं लगता कि अगर विधान को पता चला कि आप इस तरह अपने इन किराए के गुंडों की मदद से ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो आप अपने बेटे को क्या जवाब देंगे और विधान को बताएगा कौन? तुम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? विधान को मैंने लंदन भेज दिया है और जब तक वो इंडिया वापस आएगा, विधि मेहता का नाम भी इस दुनिया में कहीं गुमनामी में खो चुका होगा। तुम्हें विधान की जिंदगी से इतना दूर भेज दूंगा कि तुम अपनी सोच में भी उस तक पहुंच नहीं पाओगी। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। ये कहते वक्त मिस्टर विराज कपूर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। विधि मिस्टर विराज कपूर की बातें सुनकर हंसने लगती है और उनसे कहती है, मैं और विधान एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जो किसी इंसान की औकात देखकर नहीं किया जाता, बल्कि इंसान का दिल और उसकी अच्छाई देखकर खुद ब खुद हो जाता है। आप हम दोनों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। सच्चा प्यार आप जैसी छोटी सोच वालों की समझ से ऊपर है। विधि की बातें सुनकर मिस्टर विराज कपूर गुस्से से भर जाते हैं और विधि पर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, अपनी औकात मत भूलो लड़की। तुम्हारी गलतियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मैं खुद चाह कर भी तुम्हें अपने गुस्से से बचा नहीं सकता। मुझे लगा था शायद तुम समझ जाओगी, लेकिन तुम खुद आग में कूदना चाहती हो तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें आसान मौत मारकर विधान की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें अपने जिंदा होने पर अफसोस होगा, खुद पर शर्म आएगी। ये सोच सोच कर तड़पोगी कि आखिर क्यों तुम विराज कपूर के खिलाफ गईं। और फिर एक डेविल स्माइल उसके चेहरे पर दिखाई देती है और वो विधि के करीब जाकर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहते हैं, पिछली मुलाकात में क्या कहा था तुमने कि जिस तरह से तुमने मुझसे बात की थी वो तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बल्कि तुम्हारा स्वाभिमान है। क्या हो अगर मैं तुम्हारा वो स्वाभिमान ही तुमसे छीन लूं?
उनके इतना करीब आने से विधि उनसे दूर होते हुए उनकी कही बातों में छुपे अर्थ को समझने की कोशिश करते हुए उनसे पूछती है कि क्या क्या कहना चाहते हैं आप। मिस्टर विराज कपूर हंसते हुए विधि से कहते हैं, अब तुम इतनी भी नादान नहीं हो कि मेरी बातों का मतलब ना समझ सको। और फिर एक नज़र वहां खड़े अपने आदमियों की तरफ देखते हैं। वो सब अपने बॉस विराज कपूर का इशारा समझकर उस रूम से बाहर चले जाते हैं और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं। विधि ये सब देखकर घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, दरवाजा खोलो, ये दरवाजा बंद क्यों किया है? मैंने कहा खोलो। कोशिश बेकार है, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कहते हुए मिस्टर विराज कपूर एकदम से विधि के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर पटक देते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। विधि उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपने दोनों हाथों से धक्का देती है, पर विराज कपूर के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। विराज कपूर विधि के टॉप की स्लीव उसके कंधे से नीचे करते हुए उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करते हुए अपने दांतों से काटने लगता है। विधि दर्द से छटपटाने लगती है और लगातार विराज कपूर को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ पांव चलाती है, पर वो उसके नीचे इतनी बुरी तरह से दबी हुई थी कि उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। विराज कपूर विधि के होठों को चूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधि बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, जिसकी वजह से विराज कपूर उसे किस नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आकर वो विधि के गालों पर लगातार 4-5 थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से विधि का सर घूमने लगता है और वो कमजोर पड़ जाती है और उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगता है। विराज कपूर जब देखता है कि वो विधि पर हावी होता जा रहा है तो वो उसके शरीर से उसके कपड़े फाड़कर फेंक देता है। विधि की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। विधि की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। पूरा रूम विधि की दर्द भरी चीखों से गूंज रहा था। न जाने कितने घंटों तक विधि विराज कपूर की दरिंदगी को सहती रही। जब विराज का दिल विधि से भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया और विराज कपूर विधि से कहता है, अब तुम्हें पता चला कि विराज कपूर से उलझने का क्या अंजाम होता है और तुम्हारी औकात क्या है। तुम सिर्फ इस बिस्तर के काबिल हो, हमारे खानदान की बहू बनने के नहीं। आज के बाद अगर तुम विधान के आसपास भी आने की कोशिश करोगी तो अगली बार मैं तुम्हें अपने इन आदमियों के आगे फेंक दूंगा, जो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच सकती हो। ये शहर छोड़कर चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। विधि इससे आगे कुछ सुन नहीं पाती क्योंकि वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब विधि को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के एक रूम में पाती है, जहाँ जहाँ वो चारों तरफ मशीनों से घिरी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे और उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। उसे होश में आता देख वहां बैठी नर्स डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर आकर विधि का चेकअप करती हैं और उससे पूछती हैं, अब तुम कैसा फील कर रही हो? मैं यहाँ कैसे आई? विधि डॉक्टर से सवाल पूछती है। डॉक्टर विधि को बताती हैं, परसों शाम तुम एक कपल को बेहोशी की हालत में हाईवे के पास मिली थी। तुम्हारे साथ काफी बर्बरता बरती गई है। बहुत बुरी तरह से तुम्हारा रेप किया गया है। जब तुम यहाँ लाई गई तब तुम्हारी हालत काफी खराब थी। हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी तकलीफ और दर्द सहने के बाद भी तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर विधि हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है, आपने अभी अभी क्या कहा? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर विधि को बताती हैं कि वो 5 हफ्तों से प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही कि वो प्रेग्नेंट है, विधि के हाथ खुद ब खुद उसके पेट के ऊपर चले जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए अपने आप से कहती है, बच्चा, हमारा बच्चा विधान, हमारे प्यार की निशानी। विधान, मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है? क्या तुम विश्वास करोगे? डॉक्टर विधि को आराम करने के लिए कहती हैं और नर्स को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती हैं कि पेशेंट को होश आ चुका है, वो आकर उसका बयान ले सकती हैं। पुलिस के आने पर विधि उन्हें कुछ न बताते हुए सारा सच छुपा लेती है और किसी को भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो विधान को बताए बिना
कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती थी। विधि जब घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कल रात उसकी दादी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। कुछ ही दिनों में विधि की जिंदगी में सब कुछ बदल गया और उसका सब कुछ उससे छिन गया। दादी के अंतिम संस्कार के बाद विधि ने वो शहर छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि विधान लंदन से वापस कब आएगा, और अगर मिस्टर विराज कपूर को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मिटा देगा। अपने बच्चे की खातिर विधि विधान की जिंदगी से चली गई और एक नई जगह जाकर उसने वेद को जन्म दिया। लेकिन किस्मत वापस उसे इस शहर और विधान की जिंदगी में वापस ले आई। फ्लैशबैक एंड। विधि अपने अतीत की यादों से बाहर आती है और एक कड़वी निगाह से मिस्टर विराज कपूर को देखते हुए कहती है, आपको देखकर शर्म आती है कि आप विधान के डैड हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जब विधान के सामने आपका ये घिनौना चेहरा आएगा तो क्या गुजरेगी उस पर? मिस्टर विराज कपूर गुस्से में एक जोरदार तमाचा विधि के चेहरे पर मारते हैं और उसके जबड़े को कसकर दबाते हुए कहते हैं, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। तुम्हें तो 5 साल पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारे गुरूर को तोड़कर ही तुम्हें छोड़ दिया था। अगर उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म कर देता तो ये किस्सा वहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। विधि को काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए विराज कपूर को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहती है, सच कहते हैं आप, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। उस वक्त तो मैं चुप कर गई, किसी को भी आपका सच नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं डर गई थी अपने होने वाले बच्चे के लिए। सब कुछ तो खो चुकी थी, पर अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए चली गई अपने प्यार अपने विधान की जिंदगी से। लेकिन अब जब भगवान ने हम दोनों को वापस से एक दूसरे के साथ मिलवाकर एक मजबूत और पवित्र बंधन में बांध दिया है, तो आपका तो सर्वनाश होना तय है ससुर जी। विधि की धमकी सुनकर मिस्टर विराज कपूर की भौहें तन जाती हैं और वो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, कौन करेगा मेरा सर्वनाश? तुम जैसी मामूली लड़की, शायद तुम भूल गई हो कि 5 साल पहले इसी कमरे में इसी बिस्तर पर मैंने तुम्हारा गुरूर तोड़ा था। और तुम तो जानती ही होगी कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो क्या हो अगर वही सब फिर से दोहराया जाए। वैसे सच कहूँ, यूं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन बनाई हैं, लेकिन जो मजा तुम्हारे साथ आया वो कभी किसी और के साथ नहीं आया। कुछ खास तो है तुम में, तभी तो विधान और मैं दोनों ही तुम्हारे दीवाने हो गए। ये कहकर वो विधि को बिस्तर पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे पर झुकता है। तभी एक तेज आवाज के साथ उस रूम का दरवाजा खुल जाता है और मिस्टर विराज कपूर और विधि दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां एक तरफ विराज कपूर की आंखों में हैरानी और डर की झलक थी, वहीं दूसरी तरफ विधि की आंखों में चमक और खुशी के भाव थे। विराज कपूर के गुंडे जो रूम के बाहर खड़े थे अब टूटी फूटी हालत में नीचे गिरे पड़े थे और उनके जिस्म से निकल रहा खून उनकी बुरी हालत की गवाही दे रहा था। तभी दरवाजे से चलकर एक शख्स अंदर आता है, जो इस वक्त देखने में ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, उतनी ही ज्यादा उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थीं, मानो सिर्फ अपनी एक ही नजर से ही वो सारी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो नर्क के देवता के समान लग रहा था। मिस्टर विराज कपूर अपनी डरी हुई आवाज में कहते हैं, विधान तुम? हाँ मैं। क्यों हैरान हो गए आप मुझे यहाँ देखकर? सच जानिए, मैं भी उतना ही हैरान हूँ। एक जानवर भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन आपने अपने ही सगे बेटे के साथ इतना बुरा किया। आपने अपने ही सगे बेटे के प्यार उसकी पत्नी पर बुरी नजर डाली, उसे किडनैप किया, उसके साथ जबरदस्ती। इससे आगे के शब्द विधान कह नहीं पाया, उसके शब्द उसके भीतर ही दब गए और उसकी आंखों में नमी आ गई। विधान एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, शर्म आ रही है मुझे खुद को आपका बेटा कहते हुए। विधान नफरत से अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहता है, विराज कपूर। विधि तेजी से बिस्तर से उठकर विधान के पास भाग जाती है और विधान के गले लग जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, जिसके निशान विधि के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। विधान विधि को अपनी बाहों में लिए हुए ही उसे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मिस्टर विराज कपूर, जो विधान को अचानक अपने सामने देखकर घबरा गए थे, अपनी सफाई देते हुए विधान से पूछते हैं,
तुम यहाँ कैसे आए? और तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। इससे आगे कि बिराज कपूर आगे कुछ और कहता, विधान उन्हें चिल्लाकर कहता है, आप में अब भी इतनी हिम्मत जो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँगा। मैं आपकी सच्चाई पहले से ही जान चुका था, बस उस पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप ऐसा घिनौना काम भी कर सकते हैं। फिर विधान आज सुबह की बात याद करता है। फ्लैशबैक। सुबह जब विधान के गले लगे विधि उससे पूछती है, विधान क्या तुम अब भी जानना चाहते हो कि 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी? विधान अपनी पकड़ ढीली करते हुए विधि के चेहरे को देखता है और फिर उसकी आंखों में देखकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर विधि की आंखों में देखने के बाद विधान कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। वो सब बातें जिनके बारे में सोचकर भी तुम्हें हल्की सी तकलीफ भी हो, मैं उन बातों के बारे में नहीं जानना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों को बताते वक्त वापस से कोई और तकलीफ बर्दाश्त करो, पर मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें अब भी नहीं बताया तो मैं मर जाऊंगी। विधि दर्द भरी आवाज में विधान से कहती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मेरे साथ रेप हुआ था। और फिर विधि विधान को सब कुछ बता देती है। जैसे जैसे विधि विधान को सब बताती जा रही थी, विधान के हाथों की मुट्ठियां कसती जा रही थीं। जब विधान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो विधि से कहता है, बस अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब बुरा होने की बारी उस इंसान की है जिसने हम दोनों को अलग करने की कोशिश की और जिसकी वजह से मैं पूरे 5 साल मैं तुमसे और अपने बेटे वेद से दूर रहा। मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस टू यू। फ्लैशबैक एंड। विधान एक फीकी हंसी हंसते हुए अपने डैड विराज कपूर से कहता है, जब विधि ने मुझे आपका सच बताया था तब मेरे दिल ने कहीं ना कहीं मुझसे कहा था कि मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो चाहे अपनी बिजनेस के लिए किसी भी हद को पार कर लें, लेकिन कभी भी अपने बेटे जिसे वो इतना प्यार करते हैं कि उसकी जरा सी तकलीफ पर पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। वो उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा ही उससे जुदा कर देंगे। मैं अच्छे से जानता था कि आप विधि को मुझसे अलग करने के लिए उसके साथ इतना कुछ कर सकते हैं, तो मुझे सच्चाई से दूर रखने के लिए भी आप विधि के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही अपने आदमियों को आप पर नज़र रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। आपकी हर एक चाल का मुझे पता था। अब जब सब कुछ मेरी आंखों के सामने है तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? विधान विराज कपूर से जवाब मांगता है। पहले तो मिस्टर विराज कपूर विधान को वहां देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो विधान से कहते हैं, मेरे सामने तुम अभी भी बच्चे हो। तुम्हें अब भी अपने सही और गलत की समझ नहीं है। मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से ये इतना बड़ा एम्पायर और अपना नाम बनाया है और तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से उसे बर्बाद नहीं कर सकता। ये 2 कौड़ी की लड़की हमारे खानदान और तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें कोई अपने स्टेटस की लड़की को चुनना चाहिए था जो आगे चलकर हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद होता। ये लड़की दिल बहलाने के लिए ठीक है, घर बसाने के लिए नहीं। इससे आगे की विराज कपूर कुछ और कहता, विधान चीख कर उन्हें कुछ और कहने से रोक देता है और उन पर अपना हाथ उठा देता है, लेकिन उस हाथ को हवा में ही रोक देता है और गुस्से में अपने दांत दबाते हुए कहता है, बस आगे अगर आपने एक और शब्द विधि के खिलाफ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है। माना कि मैं मजबूर हूँ, आप पर हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि हमारे रिश्ते का लिहाज है मुझे, पर इसका ये मतलब मत समझिए कि आपको आपके किए गुनाहों की सज़ा नहीं मिलेगी। आपको सज़ा कानून देगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इतनी कड़ी सज़ा मिले कि आप चाह कर भी कुछ ना कर सकें। और फिर विधि को लेकर विधान वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। विधान को अपने खिलाफ बोलता देख विराज कपूर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी जेब से बंदूक निकालकर विधि के ऊपर निशाना साधते हुए कहता है, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया। इसने बार बार मेरे रास्ते में आने की भूल की। एक मौका दिया था इसे, पर ये नहीं मानी। अब इसकी एक ही सजा है और वो है मौत। इसके मरते ही सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा।
आज इसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। विधि और विधान जब विराज कपूर के हाथों में बंदूक देखते हैं तो घबरा जाते हैं। विधान विधि को अपने पीछे करते हुए कहता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन विधि को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाकर दिखाएं। विराज कपूर विधान से कहता है, अगर तुम्हें भी इस लड़की के साथ मरना है तो मरो। और ये कहकर बंदूक से गोली चला देता है। लेकिन विधान वक्त रहते विधि को अपने साथ खींचकर नीचे झुक जाता है और हाथ मारकर विराज कपूर की गन नीचे गिरा देता है। तभी एक तेज आवाज के साथ एक गोली विराज कपूर के सीने में जाकर लगती है और उसके सीने से खून की धारा बहने लगती है। विराज कपूर सामने देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो निढाल होकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। ये सब देखकर विधि की चीख निकल जाती है। विराज कपूर को इस तरह बुलेट लगते देखकर विधान जोर से डैड कहकर चिल्लाता है और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता है जहां मिसेस सोनिया कपूर अपने हाथों में बंदूक पकड़कर खड़ी थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विधान और विधि मिसेस सोनिया कपूर को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं और विधान कहता है, मॉम आप यहाँ, ये आपने क्या किया? विधान की बात सुनकर मिसेस सोनिया कपूर के हाथों से बंदूक नीचे गिर जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती हैं। विधान अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें उनके कंधों को पकड़ लेता है। विराज कपूर दर्द में तड़पते हुए कहते हैं, सोनिया। मिसेस सोनिया कपूर विराज कपूर के पास आती है और रोते हुए कहती है, विराज, मैंने हमारे रिश्ते को 28 साल दिए। मैंने अपने हर फर्ज को पूरे दिल से निभाया, तुम्हें सबसे ऊपर रखा। अपने दिल पर हाथ रखते हुए यहाँ अपने इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार रखा। मैं समझती थी कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हो, लेकिन मेरा ये भ्रम आज टूटकर बिखर गया। अरे तुम तो अच्छे इंसान भी नहीं बन सके। तुम सिर्फ एक हैवान हो जिसने अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की, जो कि तुम्हारे ही बेटे का प्यार थी, उसके साथ हैवानियत को ही पार कर दिया, उसका रेप कर दिया। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं। तुम जैसा इंसान जीने का कोई हक नहीं रखता। तुम्हें मर जाना चाहिए। आज तुम्हें अपने हाथों से मारकर शायद एक पत्नी गुनहगार हो सकती है, लेकिन एक माँ और एक औरत होने के नाते मैंने एक पापी को मारकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। शायद अब मैं विधि और विधान के साथ न्याय कर पाऊं। ये सब सुनकर विराज कपूर की आंखों से भी आंसू की दो बूंदें गिर जाती हैं और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और उनकी गर्दन नीचे गिर जाती है। वो मर चुके थे। आखिरी समय में उनकी आंखों से जो आंसू गिरे वो उनके पछतावे के थे या फिर मौत के डर के, ये तो वही जानते थे। लेकिन अब वो अपनी ही पत्नी के हाथों मुक्ति पा चुके थे और मिसेस सोनिया कपूर विधान और विधि के साथ वहीं बैठी आंसू बहा रही थीं। 1 साल बाद विधान ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा था। उसका घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही देखे जा रहा था। सोनिया जी विधान की ये हालत देखकर उसे समझाती हैं, तुम्हारे इस तरह परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। जो होना है वो तो अपने समय पर ही होगा। चुपचाप बैठ जाओ। पर मॉम, विधि को अंदर गए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अंदर से कोई भी खबर नहीं आई। और आप सुन रही हैं ना, उसके दर्द में चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ बाहर तक आ रही हैं। विधान अपनी मॉम से कहता है। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर बाहर आकर कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ को बेटी हुई है। हम अभी उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आप वहाँ उनसे मिल सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर, विधान मुस्कुराता हुआ डॉक्टर से कहता है और फिर अपने असिस्टेंट रवि से कहता है, सारे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दो। आज मेरी बेटी इस दुनिया में आई है, मेरी प्रिंसेस आई है। थोड़ी देर बाद सब विधि के रूम में आते हैं जहां विधि बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था, पर होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। तभी नर्स अपनी गोद में एक बच्ची को लेकर आती है और विधान की गोद में देते हुए कहती है, सर आपकी बेटी बहुत प्यारी है। विधान अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे प्यार से चूम लेता है और विधि से कहता है, थैंक्स विधि, मुझे ये खुशी देने के लिए। जब वेद पैदा हुआ था तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। उस वक्त मैंने ये खुशी और पिता बनने का ये एहसास नहीं जी पाया।
पर तुमने मुझे वो पल जीने का मौका दिया। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। विधि मुस्कुराकर कहती है, ये पल हम सबके लिए खास हैं, क्योंकि हम सब एक साथ हैं और तुम्हारी वजह से ही ये खुशियाँ आई हैं। आई लव यू टू माई लव। विधान विधि से कहता है। वेद उस बच्ची की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये मेरी छोटी बहन है दादी? मिसेस सोनिया कपूर प्यार से वेद को बताती हैं, हाँ ये तुम्हारी छोटी बहन है और तुम इसके बड़े भाई हो। अब तुम इसका ध्यान रखोगे ना? हाँ मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा और इसे बहुत प्यार करूंगा। वेद अपनी दादी से कहता है। विधि विधान से पूछती है, हम अपनी बेटी का क्या नाम रखेंगे? नियति। हमारी बेटी का नाम होगा नियति। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। विधान मुस्कुराते हुए कहता है। फिर उस रूम में सबकी प्यार भरी बातों और हंसी की आवाज़ें आने लगती हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।